नमस्कार साथियों, मैं सुबीर सिंह मैक्स ऑफ नॉलेज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद है प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और उसी क्रम को आज हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग एक और क्लास के साथ इस क्लास में वापस आए हैं। दोस्तों, आज आपको बता दूं, आज हमारी कुछ कॉन्सेप्ट वाली क्लास है। इंडियन ज्योग्राफी से आप कर सकते हैं, लेकिन आज की क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों के कुछ डाउट्स हैं, थोड़ा पहले उसे क्लियर कर दूँ। जैसा कि अभी बात कही जा रही है कि ज्योग्राफिकल थॉट शुरू करने की बात की जा रही है, तो इसके बाद इसके लिए मैं बता दूं आपको कि लगभग आप कह सकते हैं 18 या 19 तारीख के बाद से हमारा ज्योग्राफिकल थॉट शुरू हो जाएगा। ज्योग्राफिकल थॉट में आपको अगर जैसे कि हम लोग एक तरफ से जो ज्योग्राफर हैं उनकी जो रचनाएं हैं, उनकी जो बुक्स हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ज़्यादातर देखेंगे आप ज्योग्राफिकल थॉट में आपको मोस्टली यही पढ़ना पड़ेगा कि ज्योग्राफी उनकी फेमस बुक कौन सी, रचनाएँ कौन सी, ये सब बातें पढ़ना है ज्योग्राफिकल थॉट में। जैसे रोमन हो गए, यूनानी हो गए, और आप कह सकते हैं जर्मन हो गए, फ्रांस हो गए, अमेरिकन हो गए, चीन के हो गए, भारतीय हो गए और रसियन हो गए। ये सब ज्योग्राफर हैं। एक तरह से देखेंगे तो ज्योग्राफिकल थॉट में आप अगर नाम में जुड़ाऊं तो लगभग 50 नाम आएंगे। तो इस तरह से हमें जो इंपॉर्टेंट ज्योग्राफर हैं उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। इनके बारे में पढ़ना क्या है, आप देखेंगे जब भी ज्योग्राफिकल थॉट पढ़ेंगे उसमें, तो आप देखेंगे कि इन्होंने क्या खास काम किया है। जैसे अगर यूनान और रोमन की पढ़ेंगे तो उसमें जो ज्योग्राफर्स देखेंगे आप लोग ये देखेंगे कि ये इन लोगों ने कुछ नया काम किया है। किसी ने पहली बार मानचित्र बनाया है, तो किसी ने कुछ दूसरे तरह के यंत्र का यूज किया है, कोई नई तरह की मशीन का यूज किया है अपने भौगोलिक कार्यों को करने के लिए। कोई अलग तरीके से यात्रा किया, तो कोई घूम कर यात्रा किया, तो कोई दूसरे तरीके से, अलग अलग तरीके से। यानी कि यूनान और रोमन में ज्यादातर देखेंगे ऐसी ऐसी खोजें हुई जो कि पहली बार की गई। बाद में तो जो ज्योग्राफर आए उन्हीं का अनुसरण किया और उन्हीं के आधार पर भी अपनी तैयारी किए। तो आपको यहाँ क्या ध्यान देना है कि रोमन और यूनान में तो ये सब हो गए कि क्या उन्होंने क्या खास बात है। आगे जब आप जर्मन और फ्रांस में जाएंगे तो उनमें ज्यादातर आपका उनकी रचनाओं से फेमस उनके क्वेश्चन आए कि ये किसकी रचना है या इनकी कौन सी ये रचनाएं हैं, ये रचना की क्या खासियत है, क्या इनकी कौन सी इनकी फेमस रचना है। ये सब बातें पढ़ना पड़ेगा। साथ में आप जर्मन, फ्रांस, अमेरिकन और इन लोगों में देखेंगे कि इन लोगों की कैसे विचारधारा कैसी थी, इन लोगों की सोच कैसी थी। इन लोग सिस्टमैटिकल ज्योग्राफिकल में थे, रीजनल ज्योग्राफी में थे, किस तरफ इनका ज़्यादा ध्यान था और ये किसको बढ़िया मानते थे, डिटर्मिनिज्म मानते थे, पॉसिबिलिटीज मानते थे, ये किसको बढ़िया मानते थे। ये सब बातें हम लोग वहाँ पढ़ेंगे। तो आपको ये बातें आपको बताना होगा कि जब हम लोग ज्योग्राफिकल थॉट शुरू करेंगे कि कौन से ज्योग्राफर को हम लोग को शुरू करना है, कौन से ज्योग्राफर को हम लोग को डीप में पढ़ना है, ये आपको बताना पड़ेगा। कमेंट करेंगे आप लोग। तो हालांकि मैं इसलिए पहले बता दे रहा हूं क्योंकि आप लोगों के कुछ कमेंट्स आ रहे थे ज्योग्राफिकल थॉट को लेकर। तो आपको बता दूं कि ज्योग्राफिकल थॉट जल्दी शुरू होने वाला है। अभी कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग इंडियन ज्योग्राफी को देख रहे हैं। दूसरी बात आप लोगों की ये आ रही है कि हिंदी और इंग्लिश को लेकर, हिंदी और इंग्लिश मीडियम को लेकर कि सर इंग्लिश में करिए, इंग्लिश में करिए, इंग्लिश में करिए, कई कमेंट आ चुके। तो आपको बता दूं, ये जब सीरीज शुरू की गई थी सीयूईटी की, तो उसमें बताया गया था कि ये खास करके हिंदी मीडियम वालों को है, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले भी इसका फायदा उठा सकते हैं। लेकिन जब क्लासेस सीरीज चलने लगी तो इंग्लिश मीडियम वाले भी आए, अच्छी बात है, और उन लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कहने लगे कि सर कुछ इंग्लिश में भी कीजिए, तो मैंने यहाँ पे कुछ इंग्लिश में भी लिखने लगा, कुछ इंग्लिश में बताने भी लगा। लेकिन फिर हिंदी मीडियम वाले फिर वही कहने लगे कि सर हम लोग को नहीं समझ में आ रहा है। जब हिंदी में करते थे सब सही से आता था, अब इंग्लिश वाला नहीं आ रहा है समझ में, फिर मैं आ गया इसमें। तो आप एक तरह से समझिए कि जब इतने ज़्यादा लोग हैं तो सबको एक तरह से तो मैनेज किया नहीं जा सकता। तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगर दोनों को साथ में लेकर चला जाए, लेकिन मोस्टली आप देखेंगे मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों का कोशिश कर रहा हूँ। अब जैसे मैं कुछ क्वेश्चंस को एमसीक्यू सॉल्व हम लोग किए, तो उसमें ऐसा नहीं है कि अब देखेंगे तो आप मेरे पास समय का अभाव है, जिस वजह से आप लोगों की डेली क्लासेस नहीं आ पा रही हैं। तो आप सोचिए मैं क्वेश्चंस जो लिखा हूँ उसे फिर इंग्लिश में भी दूँ आपको, फिर हिंदी में भी, तो इससे थोड़ा टाइम लग जा रहा है, जिसकी वजह से ऐसा ना हो कि आप लोगों की कोई भी टॉपिक क्लियर ना हो पाए। तो इसलिए कोशिश कीजिए, और आई होप कि आप लोगों की बाकी भी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। साथ में यहाँ से आप लोग बूस्टर डोज ले रहे हैं, आप लोगों का भी रिस्पॉन्स अच्छा रहा है, इसका मतलब आप लोगों की तैयारी जमकर चल रही है, प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, तो एग्जाम में भी अच्छी फाइट करेंगे। तो दोस्तों, उसी क्रम को आज हम लोग आगे बढ़ाते हुए हम लोग यहाँ शुरू करने जा रहे हैं आयरन ओर इन इंडिया। वैसे तो आप देखें, जो खनिजों की बात की जाती है, मिनरल्स की बात की जाती है, इन इकोनॉमिक ज्योग्राफी या वर्ल्ड ज्योग्राफी में आप जब पढ़ेंगे तो कई कई देशों की बात की गई है। तो यहाँ हम लोग खास करके इंडियन ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग आयरन ओर की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हो सके हम लोग कोल पढ़ें, यानी कोयला पढ़ें। आज यहाँ आयरन ओर शुरू करने जा रहे हैं, तो चलिए कुछ आयरन ओर के बारे में यहाँ हम जान लेते हैं। जैसा कि आप लोग समझते हैं दोस्तों कि आयरन ओर यानी कि लोहा, अगर मैं एक तरह से बोलूं कि आयरन केवल, तो आयरन आज के समय में आप समझ सकते हैं कि कितनी महत्वपूर्ण वस्तु बन गई है।
पेट्रोलियम और कोयला के साथ साथ लोहा इतनी ज्यादा अपना विस्तार कर चुका है हर क्षेत्र में कि इसके बिना इमेजिन करना भी हमारे लिए बहुत कठिन है। कोई भी सेक्टर हो आप वहां देखेंगे तो वहां हमें आयरन देखने को मिलता है, आयरन का यूज देखने को मिल रहा है। बिना आयरन का आप ऐसा कुछ बताइए जहां पर आयरन न पाया जाता हो, ऐसा कोई सेक्टर, चाहे हेल्थ हो, मेडिकल, जैसे कि मेडिकल हो गया, एजुकेशन हो गया, ट्रांसपोर्ट में हो गया, कहीं भी चारों तरफ आपको आयरन मिलेगा। चाहे एक छोटे से घर से लेके, एक छोटे से उद्योग से लेके बड़े उद्योग तक, लघु उद्योग से लेके बड़े उद्योग तक, व्यापार तक, सब जगह आयरन की बात की जा रही है। आयरन इतना ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है कि आपको पता है भारत में प्रचुर मात्रा में आयरन और पाया जाता है, जिसके वजह से तभी भारत की आज इतनी पूछ हो रही है कि भारत में लोग आते हैं यहां से आयात करने के लिए। भारत आज इतना ज्यादा इसमें आत्मनिर्भर बन चुका है कि कुछ देशों को यह निर्यात भी कर रहा है आयरन ओर। तो क्यों ऐसा कर रहा है, क्या खास बात है इसके आयरन में, इन सब बातों को हम लोग को पढ़ना है। तो आयरन को आपको बताऊं तो जो आयरन है, पृथ्वी के जैसा हमारी पृथ्वी जो बनी है कई धातुओं से मिलकर बनी है, इसमें हमारा आयरन भी आता है, चौथे नंबर पे आयरन आता है और लगभग 5% हिस्सेदारी हमारे आयरन की है, आयरन ओर की है हमारी पृथ्वी के निर्माण में। तो इसमें आयरन भी पाया जाता है। तो जब हमें पता है कि 5% आयरन पाया जा रहा है, यानी कि आयरन ओर आप एक तरह से समझिए आयरन लौह अयस्क जिसे बोलते हैं, पृथ्वी पर जब ये पाया जा रहा है, आज इसका इतना ज्यादा उपयोग हो गया है, तो इसको स्टडी करना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसा हमें तो पता है कि देखिए आयरन मोस्टली आप देखेंगे कई जगह पाया जाता है, लेकिन ये बात निर्भर करता है कि वो आयरन कैसा पाया जा रहा है, वहां पे अच्छी क्वालिटी पाया जा रहा है, खराब क्वालिटी पाया जा रहा है। और जब बात होगी कि अच्छे क्वालिटी जहां पाया जाएगा तो ऑब्वियसली बाकी देश वहीं पर जाके डिमांड करेंगे, क्योंकि उन्हें अच्छा आयरन चाहिए, अच्छा आयरन ओर चाहिए। जहां पर खराब आयरन पाया जा रहा है वहां पर उतना डिमांड नहीं रहेगा। भारत में अच्छे क्वालिटी का भी आयरन पाया जा रहा है, जिस वजह से यहां पर डिमांड किया जा रहा है। तो इस तरह हम लोग देख रहे हैं कि कहीं पर अच्छे आयरन पाए जा रहे हैं, कहीं पर खराब पाए जा रहे हैं, कहीं पर बहुत घटिया पाया जा रहा है। इस वजह से उस देश का वहां पे सम्मान होने लगता है कि इस देश में आयरन यहाँ पाया जा रहा है, हमें यहाँ से निर्यात करना है, हमें यहाँ से आयात करना है, ये सब बातें होने लगती हैं। तो हम पता कैसे करेंगे कि कौन सा आयरन अच्छा है, कौन सा आयरन खराब है? इस बेस पे क्या किया गया, आयरन को कई भागों में बांट दिया गया कि जो सबसे अच्छा आयरन रहेगा उसे ये बोलेंगे, जो उससे नीचे अच्छा आयरन रहेगा उसे ये बोलेंगे आयरन ओर। आयरन का मतलब आयरन ओर समझिए, क्योंकि हम लोग इसमें आयरन ओर की ही बात कर रहे हैं। उससे नीचे जो रहेगा उसे ये आयरन, ये वाला आयरन ओर बोलेंगे, इससे नीचे जो रहेगा ये आयरन ओर बोलेंगे। तो एक क्रम बना दिया गया, सबसे अच्छी क्वालिटी का सबसे ऊपर, उससे नीचे ऐसे बना दिया गया है कि ये आयरन ओर पाया जा रहा है। तो यहां आपको बता दूं कि भारत में अगर बात करें, भारत में भी कई राज्यों में, कई क्षेत्रों में आयरन ओर पाया जाता है। आयरन ओर एक तरह से कर सकते हैं खनन प्रक्रिया के द्वारा निकाला जाता है। जैसे आप कोयला को सुनते हैं, कोयला भी क्या किया जाता है, खनन के द्वारा निकाला जाता है। लेकिन अंतर क्या है दोस्तों कि आयरन को निकालने में कठिनाई ज्यादा होती है, खर्च ज्यादा आता है। कोयला को उतना निकालने में मेहनत नहीं लगेगी, क्योंकि कोयला वहां खनन के द्वारा निकाला जा रहा है, फिर उसका यूज कर लिया जाता है। लेकिन आयरन ओर को जब निकाला जाता है तो उसको अच्छे से हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो यूज करने लायक नहीं होता, उसमें अशुद्धियां होती हैं, तो उसको फिल्टर किया जाता है। यानी कि खनन वहां से निकालने के बाद हमें फिर फिल्टर करना होगा, कई प्रोसेस से गुजरेगा, तब जाके हमें आयरन प्राप्त होगा। लेकिन कोयला हम वहां से खनन से निकाले और फिर हम उसे ले जाकर भट्टी में यूज कर सकते हैं। तो ये अंतर है आयरन और कोयले में। तो आयरन को जब प्राप्त करना है तो हमें फिल्टर करना होगा। फिल्टर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें अशुद्धियां पाई जा रही हैं। अब जब इसमें अशुद्धियां पाई जा रही हैं तो क्यों भाई अशुद्धियां पाई जा रही है, तो उससे हमें क्या टेंशन है, हम आयरन को यूज कर लेते नहीं। तो ये बताया जाता है कि आयरन में जो ओर निकाला जाता है खनन के द्वारा, उसमें अशुद्धियां रहती हैं। जैसे आप कह सकते हैं चूना पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है, इसी तरह कई ऐसे चीजें हैं जो हमारे आयरन ओर के साथ मिले होते हैं, हमें शुद्ध रूप में प्राप्त नहीं होता है। यह बताया जाता है कि अगर आयरन में चूना मिल जाता है, जहां आयरन ओर, मैं बार बार आयरन बोल रहा हूं, आप एक तरह समझिए कि आयरन ओर की मैं बात कर रहा हूं, लौह अयस्क की बात कर रहा हूं। जब वो फिल्टर हो जाएगा तब वो आयरन होगा। तो यहां जो आयरन ओर है, इसमें अगर चूना पाया जाता है तो हमारे चूना के लिए आयरन ओर के लिए लाभदायक होता है, क्योंकि अगर चूना जो होता है इससे हमारा जो सेल्फ फ्लेक्सिंग हो जाता है, हमारा आयरन स्वतः द्रावक जिसे बोलते हैं, ये हो जाता है। लेकिन अगर इसमें फास्फोरस अगर मिल रहा है हमें, जहां से हम खनन हो रहा है, जहां से उसे निकाल रहे हैं उस आयरन ओर को, उसमें फास्फोरस की मात्रा है या फास्फोरस की मात्रा ज्यादा है, तब वो हमारे आयरन ओर को खराब कर देगा।
क्यों खराब कर देगा? क्योंकि जो फास्फोरस होता है हमारे, अगर उसमें फास्फोरस हमारे आयरन ओर में रह गया तो वो हमारे आयरन ओर को कमजोर कर देगा, हमारे आयरन को कमजोर कर देगा। और अगर निकालने की कोशिश करें गलाकर तो ये जल्दी निकलता नहीं है। लेकिन अब टेक्नोलॉजी बढ़ गई है जिसके वजह से अब थोड़ा ज़्यादा फिल्टर किया जाता है और थोड़ा कुछ आसानी हो गया है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि आप कह सकते हैं कि अगर ज़्यादा अशुद्धि है तो ये बात पे देखा जाएगा, उसमें ज़्यादा फास्फोरस से कुछ और अशुद्धियाँ हैं तो हमारा आयरन अच्छा नहीं है, कम अशुद्धि है तो वो हमारा आयरन है। तो ये हो गया आयरन कैसे पहचान करते हैं। अब बात करते हैं आयरन की प्रकार के। थोड़ा पहले सुन लीजिए तब हम लोग यहाँ पे इस पे चलेंगे। पहले आप केवल सुन लीजिए, थोड़ा मुझे उम्मीद है आपको केवल इसको सुन के थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब बात आती है कि आयरन को कई भागों में बांट दिया गया है। तो बांटा कैसे गया है? जिस आयरन में कहीं से, देखिए सब जगह आयरन पड़ा है, हमें नहीं पता कहाँ पे कौन सा आयरन है। मैं गया कहीं से आयरन और निकाल के ले आया, अब मैं देखूंगा केवल जब मैं वहां से निकाल के ले आया तो केवल उसमें आयरन और नहीं रहेगा, बाकी अशुद्धियां भी रहेंगी। अब जब बाकी अशुद्धियां वहां रहेंगी तब उसमें मैं ये देखूंगा कि जो मैं इतना खन के लाया हूं, वहां से निकाल के लाया हूं, इसमें आयरन की क्वांटिटी कितना है। शब्द पर ध्यान दीजिएगा, मैं क्या बोल रहा हूं उसको ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं 1 कुंटल वहां से खुदाई करके लाया तब मैं देखूंगा कि उसमें आयरन की मात्रा कितनी है। जितना भी मैं खन के लाया, 1 कुंटल लाया हूं, उसमें मैं देखूंगा आयरन की मात्रा कितनी है। अगर उसमें आयरन की मात्रा लगभग 70 से 72% उसमें आयरन है, लौह अंश है उसमें, जो मैं 1 कुंटल खुदाई करके लाया हूं, तब वो हमारा सबसे अच्छा आयरन ओर माना जाएगा। कि ये जो मैं खन के लाया हूं आयरन ओर, मैं समझ के लाया था, इसमें 70 से 72% अगर आयरन ओर निकल गया तो समझिए आपका वो क्या है, सबसे बढ़िया क्वालिटी का आयरन ओर है, जिसे हम बोलते हैं मैग्नेटाइट। 70 से 72% उसमें लौह का अंश निकल जाए, या हम कहें उससे कम अगर निकल रहा है, 60 निकल रहा है, 60% ही निकल रहा है लौह अंश, तब हम कहेंगे ये पहले वाले से थोड़ा निम्न क्वालिटी का है, लेकिन बाकी से ये अच्छा है। इसी तरह फिर नीचे कर दिया गया कि अगर 40 से 45 पाया जाएगा तो इसे ये वाला आयरन बोलेंगे। अगर 1 कुंटल हम खने हैं, 1 कुंटल, तो उसमें अगर मेरा 40-45 पाया जा रहा है तो उसे हम इस कैटेगरी में रखेंगे। या 40-45 के नीचे अगर लौह प्रतिशत की मात्रा, जो प्रतिशत की जो क्वांटिटी है उससे कम पाई जा रही है, तो हमारा ये आयरन ओर होगा। इस तरह से हमारा आयरन ओर है। सो आई होप कि आप लोगों को यहां तक बातें क्लियर हैं। यानी कि जितना ज्यादा उसमें लौह का मात्रा रहेगा, आयरन की क्वांटिटी जितना ज्यादा रहेगी, लौह आयंस ज्यादा रहेगा, तो वो यानी कि वो अच्छा आयरन ओर है। कम अंश रहेगा तो कम बेकार है, घटिया क्वालिटी का है। तो चलिए अब यहाँ हम चलते हैं, एक एक आयरन ओर को क्लियर करते चलते हैं। तो यहाँ मुख्यतः इंडिया में आपको 4 तरह के आयरन ओर देखने को मिलते हैं। पहला आपका आ जाता है मैग्नेटाइट, दूसरा हेमेटाइट, तीसरा लिमोनाइट और चौथा सीडेराइट। ये 4 तरह के आयरन ओर पाए जाते हैं। अंतर कुछ नहीं है, बस अंतर एक चीज का है कि इसमें जो सबसे अच्छा है उसमें सबसे ज्यादा लौह आयंस पाया जाता है, लौह की मात्रा उसमें ज्यादा रहती है। जो उससे नीचे रहेगा उससे कम रहेगा, जो उससे नीचे उससे, इसी तरह बस क्वालिटी बता दी गई है और कुछ इसमें है नहीं। तो आपको बता दूं, सब विश्व में सबसे अच्छा आयरन ओर मैग्नेटाइट को माना जाता है। इसमें 70 से 72% लौह आयंस की मात्रा रहती है। तो यहां मैं लिख देता हूं, यहां पर क्या है, मैग्नेटाइट है, जिसे ब्लैक कलर होता है। इसका कलर कैसा होता है, ब्लैक कलर होता है। और इसमें 70 से लेकर 72% इसमें क्या होता है, लौह आयंस पाया जाता है। यानी कि अगर मैं 1 कुंटल यानी कि 100 किलो खुदाई करके लाया वहां से आयरन ओर, अब लाया तो हूं, उसमें अशुद्धियां भी रहेंगी, लेकिन उसमें 70 से 72% अगर उसमें आयरन की मात्रा उसमें से निकल गई, तब वो हमारा क्या रहेगा, मैग्नेटाइट रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हेमेटाइट। कहा जाता है कि हेमेटाइट जो है मैग्नेटाइट से निम्न क्वालिटी का होता है। मैग्नेटाइट से ये खराब होता है, लेकिन बाकियों से अच्छा होता है हेमेटाइट। लेकिन इसकी भी पूछ बहुत ज्यादा होती है। पूछ का मतलब इसका सम्मान बहुत ज्यादा लोग देते हैं, क्योंकि ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी बहुत अच्छा माना जाता है हेमेटाइट को। तो हेमेटाइट आप कहेंगे 60 से लेकर अगर 70% लौह आयंस पाया जा रहा है तो वो हमारा कहा जाएगा हेमेटाइट क्वालिटी का है। हेमेटाइट है वो हमारा क्या है, हेमेटाइट आयरन ओर है वो हमारा, जो कि रेड कलर होता है, लाल कलर, या आप कह सकते हैं भगवा रंग ऐसे होता है इसका कलर, जिसे आप कहते हैं Fe2O3।
ठीक है, ये क्या है, हेमेटाइट है। अभी हम लोग आगे देखेंगे भारत में कहाँ कहाँ कौन सा पाया जाता है। आगे है लिमोनाइट, जो कि पीलापन, इसमें पीला जैसा रंग रहता है। ये क्या है, ऊपर की दोनों क्वालिटी से सबसे बेकार क्वालिटी होता है इन दोनों की अपेक्षा। इनमें ये क्या होती है, इनकी और इसमें लोहांश की मात्रा और कम रहेगी। आप कह सकते हैं लगभग 40 से लेकर 60% तक इसमें लोहांश की मात्रा पाई जाती है। अच्छा, आप देखिए, कुछ लोगों को लगेगा ना कि इसमें कुछ आप गलत बता रहे हैं। देखिए क्या बात है कि यहां पर जो आप अलग अलग जगहों देखेंगे कि कौन से किस आयरन ओर में कितनी क्वांटिटी पाई जा रही है आयरन की। जैसे कि मैंने यहाँ 70 से 72 बताया, तो आप किसी में 75 देखेंगे, 80 भी देखेंगे, कहीं कहीं अलग अलग दिया डेटा। तो नियर अबाउट अप्रॉक्सीमेट आप देखेंगे तो इतना लगभग अंतर पाया जाएगा। जैसे इसमें 60 70 72 है तो इसमें 60 70 कर दीजिए, इसमें 60 से 70 है तो इसमें 40 से 60 कर दीजिए। इतना इसमें अंतर पाया जाता है, तो इतना आप मैनेज कर लीजिएगा। साथ में इसमें डेटा भी परिवर्तन हो सकता है। आगे चलते हैं, सीडेराइट। सीडेराइट आप कहेंगे कि लगभग आप कह सकते हैं 40 से कम परसेंट, मतलब 40% से भी कम अगर आयरन की मात्रा, लौह अंश की मात्रा उसमें पाई जा रही है, तब वो हमारा क्या रहेगा, सीडेराइट सबसे घटिया क्वालिटी का रहेगा, सबसे कह देंगे नालायक क्वालिटी का होता है। लोग इसे लेना पसंद नहीं करते हैं। कोई भी देश सीडेराइट का यूज करना नहीं चाहता है। क्यों नहीं करना चाहता है? अब एक तरह से इमेजिन कीजिए कि मैंने यहाँ पे 1 कुंटल मैंने खुदाई की। अब उसमें से अगर मुझे 70 से 72% आयरन ओर मिल गया, तब तो मेरे लिए फायदा रहेगा, क्योंकि मेरे उतने ही खर्च में हमें 70 से 72% आयरन ओर मिल गया। लेकिन अगर मैं हेमेटाइट की खुदाई करूं, जहां पे मैं खुदाई कर रहा हूं वो हेमेटाइट क्वालिटी का निकल गया, तब मैं ये समझिए उतने ही खर्च में, उतने ही लागत में मुझे 60 से 70% ही मिलेगा। तो यहाँ कौन फायदा पा रहा है? मैग्नेटाइट जहां मिलेगा उसे फायदा मिलेगा, हेमेटाइट कम फायदा मिलेगा। अब ये सोचिए, अगर मैं जहां खुदाई कर रहा हूं वहां पे मुझे 40 से 60% उतने ही खर्च में मुझे लिमोनाइट मिल रहा है, तब ये अच्छा नहीं है। तब तो मैं कहूंगा इससे बढ़िया मुझे हेमेटाइट या मैग्नेटाइट मिल जाए। या अगर सोचे सीडेराइट मिल गया, केवल 40 उतने ही खर्च में केवल 40% उपयोग में मैं आयरन ओर पा रहा हूं मैं, तब मैं कहूंगा इससे बढ़िया तो ऊपर वाले हैं। तो इसलिए ये क्वालिटी की बात की जाती है, कौन सा अच्छा है कौन सा खराब है। तो यहाँ मोस्टली आप देखेंगे एग्जाम में ज़्यादातर यही पूछता है कि किसमें कितने लौह आयंस की मात्रा पाई जाती है, साथ में भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है, कहाँ पे क्या पाया जाता है, ये सब बातें क्लियर की जाए। जैसा कि आप लोग देखेंगे कई ऐसे देश हैं जहाँ पर आयरन और आयरन और क्या है, बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, लेकिन उनका खर्च नहीं उठा पाते। जैसे आप अमेरिका में देखेंगे, सुपीरियर झील बहुत फेमस है आयरन ओर के लिए। तो वहां पर कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आयरन ओर पाया जा रहा है, लेकिन वहां से खुदाई नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही है? या तो वो ऐसे जगहों पर हैं जहां पर खर्च बहुत आएगा, मशीनें वहां नहीं पहुंच सकती, वहां पे मजदूर काम करना नहीं चाहते, तो इसलिए वजह से वहां पे या तो कम खुदाई हो रही है या तो न के बराबर नहीं हो रही है खुदाई। तो इस वजह से कुछ सेलेक्टेड जगहों पर, पर्टिकुलर जगहों पर ही खुदाई की जा रही है, जहां पर खुदाई करने में आसानी हो, मजदूर आसानी से पहुंच जाए, मशीनें आसानी से पहुंच जाए, लागत कम लगे। तो इन सब बातों का ध्यान दिया जाता है। अगर इसी में कहा जाता है कि अगर जहां पर लौह अयस्क की खदान है, अगर वहीं आसपास कहीं कोयले की खदान मिल जाए, या वहां पर अच्छे समय पर कम सस्ते मजदूर मिल जाए, ये सब बातें अगर वहां पर उपलब्ध हो जाएं जहां पर आयरन की खदानें हैं, तो वह क्षेत्र हमारे लिए बहुत बढ़िया रहेगा। क्योंकि हमें आयरन और निकालना है, आयरन को अगर हम वहीं निकालें, वहीं उसकी फैक्ट्री बना दें, वहीं उसे फिल्टर करें, तो उसके लिए हमें कोयले की भी आवश्यकता होगी, और कोयला भी वहीं बगल में वहीं पास में मिल जाए, तो इससे बढ़िया हमारे लिए क्या होगा। इसलिए कहा जाता है कि वह एरिया सक्सेस माना जाता है, वह खदान सक्सेस माना जाएगा जहां पर हमें कच्चा माल वहीं उपलब्ध हो, ईंधन उपलब्ध हो। ईंधन का मतलब कि कोयला भी वहीं उपलब्ध हो। साथ में आप कहेंगे अगर मैं वहीं फैक्ट्री बना दूं तो हमारा फिल्टर करने में भी खर्चा कम आएगा, परिवहन लागत कम लगेगा। तो ये सब बातें आप अगर डिस्क्रिप्टिव टाइप एग्जाम कभी देंगे तो उसमें ये सब बातें आप ऐड कीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये सब बातें मायने रखती हैं। खैर मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूं कि ये सब बातें इंपॉर्टेंट है कि आयरन ओर को कैसे हमें बढ़िया माना जाता है, किस क्षेत्र में पाया तो हर जगह जाता है। अब बात आती है कि भारत की बात करते हैं। भारत में सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है? सबसे बढ़िया क्वालिटी जैसा कि हम लोग जान रहे हैं मैग्नेटाइट है, लेकिन अफसोस की बात यह है दोस्तों कि भारत में मैग्नेटाइट कम मात्रा में पाया जाता है। भारत में सबसे ज्यादा हेमेटाइट पाया जाता है। जितना भी भंडार है आप कह सकते हैं आयरन ओर का, वो क्या है 80%, उसमें क्या है भारत में 80% क्या है, भारत में 80% क्या है हमारा
हेमेटाइट है। ध्यान दीजिएगा ये 80% में क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ, ये हमारा क्या था क्वालिटी, यानी कि इसमें आयरन अंश की मात्रा कितनी पाई जा रही है, उसकी अंश कितना है। भारत में जो 80% भंडार है किसका, हेमेटाइट का है। तो यानी कि जो दूसरी क्वालिटी का है हेमेटाइट, वो भारत में सबसे ज्यादा माना जाता है। तो या तो मैग्नेटाइट लोग लेना पसंद करेंगे या हेमेटाइट। मैग्नेटाइट ज्यादा मिल नहीं रहा है तो लोग हेमेटाइट पे ही अटैक करेंगे। तो इसलिए भी भारत में इसकी बहुत मांग होती है कि भारत के पास हेमेटाइट पाया जा रहा है, अच्छी क्वालिटी का आयरन ओर पाया जा रहा है, इस वजह से यहां हेमेटाइट का डिमांड बहुत ज्यादा किया जाता है। अब क्षेत्र की अगर बात करें तो भारत में 3 क्षेत्र बांटा गया है, आयरन ओर के लिए 3 क्षेत्र बांटा गया। पहला तो हमारा नॉर्थ ईस्ट के राज्य है जहां पर आयरन ओर अच्छी क्वालिटी के पाए जाते हैं। दूसरा हमारा मध्य भारत में आ जाता है जिसमें महाराष्ट्र, गोवा आप ये सब कर सकते हैं, आंध्र प्रदेश, सॉरी मध्य प्रदेश, ये सब राज्य क्या हैं बीच में आते हैं। प्रायद्वीप भारत में अगर दक्षिण प्रायद्वीप भारत में बात करें तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु ये राज्य जो हैं आयरन ओर के लिए फेमस है। इसके अलावा आपका जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश और भी कई राज्यों में आयरन ओर पाया जाता है। लेकिन मुख्यतः आप कहेंगे उड़ीसा, झारखंड, बिहार और आप इधर आएंगे महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, इन सब राज्यों में अधिक मात्रा में अच्छी क्वालिटी के आयरन ओर पाए जाते हैं। तो आप ये बात ध्यान दीजिएगा कि भारत में सबसे ज्यादा हेमेटाइट पाया जाता है। आगे चलते हैं, आप एक एक पॉइंट पर नजर बनाते हुए चलते हैं। मैग्नेटाइट की अगर बात करें जो कि सबसे अच्छी क्वालिटी का बनाया जाता है, भारत में कम पाया जाता है लेकिन फिर भी हम बात करते हैं क्या होता है मैग्नेटाइट, कहां पाया जाता है। कर्नाटक, तमिलनाडु, कहां है कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और राजस्थान, ठीक है। तो आप मैग्नेटाइट देखेंगे जो प्रायद्वीप भारत है वहां पर हमारा क्या पाया जा रहा है, मैग्नेटाइट पाया जा रहा है। तमिलनाडु कहेंगे, केरल, कर्नाटक बोलेंगे, आंध्र प्रदेश बोलेंगे। तो ये जो दक्षिण भारत में मुख्यतः मैग्नेटाइट किधर ज्यादा पाया जा रहा है, दक्षिण भारत में ज्यादा पाया जा रहा है। आगे चलते हैं, देखिए और भी कई राज्य हैं, मोस्टली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैं उनकी बात कर रहा हूं जो फेमस है। आगे चलते हैं, हेमेटाइट। हेमेटाइट कहां पाया जा रहा है, हेमेटाइट जो कि ज्यादा मात्रा में पाया जाता है भारत में, 80% जो आयरन ओर पाया जाता है खदान है वो क्या है, हेमेटाइट की है। तो उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, ईटीसी। कर्नाटक मतलब कहेंगे थोड़ा कम मात्रा में, लेकिन मेन जो है उड़ीसा है, झारखंड और छत्तीसगढ़ है। जैसा कि मैंने बताया नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्य हैं वहां पर क्या है, हेमेटाइट ज्यादा पाया जाता है। तो आप ये वाला जो क्षेत्र देखेंगे यहां पर हेमेटाइट ज्यादा पाया जाता है। तो यहां कौन आता है, छत्तीसगढ़, झारखंड और आप कहेंगे बिहार में भी आ जाता है, कुछ आपका क्षेत्र उत्तर प्रदेश में भी प्रवेश कर जाएगा। तो ये सब क्या है, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, ये सब क्या है हेमेटाइट के लिए। मैग्नेटाइट आप प्रायद्वीप भारत की तरफ जाएंगे, ठीक है। आगे आता है लिमोनाइट। लिमोनाइट क्या है, रानीगंज यानी कि वेस्ट बंगाल में। रानीगंज में क्या है, वेस्ट बंगाल में, वहां पे क्या पाया जाता है, लिमोनाइट पाया जाता है। मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश में कुछ इसका मिर्जापुर में भी हिस्सा देखने को मिलता है। मिर्जापुर यानी कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर में उस एरिया में भी हमें क्या मिलता है, लिमोनाइट मिलता है जो कि पीले रंग का होता है। नेक्स्ट है सीडेराइट। सीडेराइट कई जगहों पाया जाता है। वैसे तो आप देखेंगे ये कई जगह पाया जाता है, ऐसा नहीं है कि केवल उड़ीसा, झारखंड, तमिलनाडु यहीं पाया जा रहा है। आपका थोड़ा जम्मू कश्मीर में पाया जाएगा, इधर उधर भी पाया जाएगा, असम में भी पाया जाएगा। यानी कि यहां मेरा कहने का मतलब ये है मुख्यतः कहां पाया जा रहा है ये। तो हेमेटाइट अगर बात किया जाएगा तो आप सबसे पहले इस एरिया में जाइएगा, मैग्नेटाइट की बात किया जाएगा तो प्रायद्वीप भारत में जाइएगा। तो आई होप कि दोस्तों आप लोगों को आयरन और उसके प्रकार, क्या उनकी खासियत है, कितनी उसमें गुणवत्ता पाई जाती है, ये सब बातें अच्छे से क्लियर हो गई हैं। तो दोस्तों यहां पर हम लोग बात कर रहे थे आयरन ओर की। आपको बता दूं यहां एक चीज क्लियर रखिएगा कि भंडारण, स्टोरेज और प्रोडक्शन, यानी कि हमारा उत्पादन कितना हो रहा है और हमारा भंडार कितना हो रहा है, इसमें अंतर होता है। जब भी आप ये आंकड़े पढ़ेंगे तो अपडेट होते रहिएगा, क्योंकि ये जो आंकड़े हैं कि हमारा इतना उत्पादन हो रहा है, इतना हमारा भंडार है, इसमें परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि खोज होती रहती है तो हमें भंडार का भी पता चलता रहा है कि यहाँ पे भी आयरन पाया जा रहा है। या जब हमें अच्छी क्वालिटी हमें जरूरत पड़ जाती है तो उत्पादन बढ़ा दिया जाता है। तो ये डेटा चेंज होता रहता है, इसे देखते रहिएगा। बुक में हो सकता है आपको पुराना डेटा भी मिल जाए। ये बातें क्लियर हो गई। तो भंडारण और उत्पादन में अंतर होता है। जरूरी नहीं है कि हमारे पास भंडारण ज्यादा है तो हमारा उत्पादन भी ज्यादा होता हो, अंतर हो सकता है। क्योंकि जरूरी नहीं कि अगर मेरे पास भंडार ज्यादा है तो मेरे पास पैसा, तब पर भी मुझे क्या चाहिए, श्रम चाहिए, पूंजी चाहिए, और मुझे वहां पे लागत लगेगी, परिवहन व्यवस्था चाहिए, मुझे वहां पे उत्पादन करने के लिए फैक्ट्री लगाना पड़ेगा। तो ये सब बातें ध्यान में रखी जाती हैं। फिर कभी हम आयरन ओर को डिटेल में जानेंगे। अभी के लिए आप समय
ज़्यादा नहीं है, हमारा एग्जाम नज़दीक है, इसलिए हम लोग थोड़ा एक नज़र बनाते हुए चल रहे हैं। हो सकता है अगली क्लास में हम लोग कोल को पढ़ें, यानी कि कोयला को पढ़ें। तो आई होप कि आपको ये मामला क्लियर है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आएंगे और इंपॉर्टेंट क्लास के साथ। तो दोस्तों आपको जैसा डाउट जो है हिंदी इंग्लिश का वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको देखिए ध्यान लगाइए, हो सकता है आपको इंग्लिश वालों को भी समझ में आ जाए, क्योंकि मोस्टली ध्यान दिया गया था कि हिंदी वालों, क्योंकि हिंदी वालों शुरू में ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। इंग्लिश वालों के लिए तो कई जगह आपको देखे होंगे क्लासेस चल रही थी, लेकिन एमसीक्यूज ज़्यादातर एमसीक्यूज थी। तो यहाँ हमने क्या किया था कि कॉन्सेप्ट वाली क्लास लेके आ गए थे, बीच में एमसीक्यूज भी लाए, साथ में कोशिश किया गया था कि हिंदी वालों को ज़्यादा ध्यान दिया जाए, लेकिन इंग्लिश वालों पर भी ध्यान दे दिया गया, बीच में ला दिया गया इंग्लिश वालों की, जब देखा गया कि आ रहे हैं इधर। तो आप लोगों का इतना सपोर्ट मिल रहा है, आप लोग इतने सीरियस है अपने एग्जाम को लेकर, अपने प्रिपरेशन को लेकर, उसके लिए बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों हम लोग आएंगे नेक्स्ट क्लास में और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।